हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज जिन भी आदमियों ने लोन ले रखा है, किसी भी तरह का लोन ले रखा है, किसी भी बैंक से, प्राइवेट से, सरकारी से या एनबीएफसी कंपनी से, अगर उन्होंने मोरेटोरियम ले रखा था या नहीं भी ले रखा था, कोविड-19 की वजह से जैसे अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, लोगों के काम धंधे ठप हैं, बिजनेस व्यापार सब ठप हुए हैं, लोगों की नौकरी जा चुकी है, जिनकी है उनको 50% सैलरी आज की डेट में मिल रही है, तो लोगों को अपनी किस्त पे करने में, ईएमआई पे करने में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बैंक और एनबीएफसी कंपनी बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। तो आज आपने अगर कोई भी लोन करवा रखा है तो आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती सीतारमण, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि सितंबर और अक्टूबर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी फाइनेंस प्रोवाइडर जिसने भी आपको लोन दिया है, क्योंकि आज की डेट में लगभग 100 लेंडर है जो कि लोन दे रहे हैं, जो कि ऑनलाइन लोन भी दे रहे हैं, 10, 20, 50, 70, 80 हजार रुपए तक का लोन देते हैं। वो ऑनलाइन फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी, हर जगह अवेलेबल है। वो ऑनलाइन ही अप्रूवल दे देते हैं, वो आधार कार्ड और पैन कार्ड के भी आप पे ही लोन अप्रूवल दे देते हैं, लेकिन उनका लोन की जो किस्त है वो बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका बहुत ज्यादा है। अब जो वो दबाव डाल रहे थे, जो निर्मला सीतारमण का जो बयान आया था, वो तो सिर्फ एक बयान था, उनकी स्टेटमेंट थी, लेकिन अब ये कानून बन चुका है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी प्राइवेट लेंडर जिसने आपको लोन दिया है, कोई भी फाइनेंस कंपनी आपके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। वो राज्यसभा और लोकसभा में वो एक्ट पास हो गया है ध्वनि मत से। राज्यसभा में तो फ्राइडे को पास हुआ है, इसी फ्राइडे को, और लोकसभा में मंडे को पास हो गया है। जो कोई भी कानून राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाए, उसके बाद उस पर सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन करने बाकी रहते हैं। जैसे ही महामहिम राष्ट्रपति जी के साइन होंगे, उसके बाद वो कानून बन जाएगा, वो एक कानून होगा और वो हमारे सारे देश में लागू हो जाएगा। और मुझे लगता है शायद आज हो भी गए होंगे राष्ट्रपति जी के साइन उसके ऊपर, आज नहीं होंगे क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर उस पर साइन होके वो कानून बन जाएगा। वो कानून कहता क्या है? वो कानून ग्राहक को प्रोटेक्ट करता है कि जैसे कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन को डिफॉल्ट में नहीं डाल सकती। अगर आपने 6 महीने लोन नहीं दिया, उनका मोराटोरियम ले लिया था, या इस ड्यूरेशन में सितंबर की भी किस्त नहीं दी, अगर किसी वजह से अक्टूबर की भी नहीं दे पाए, तो आपको लोन डिफॉल्ट की श्रेणी में वो नहीं डाल सकते इस कानून के अकॉर्डिंग। अब ये कानून कब तक रहेगा? कानून तो बन गया, ये तो 100% कन्फर्म है, लेकिन इसकी मान्यता कब तक रहेगी? क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक को ही बचाना चाहती है। ये तो कन्फर्म है कि इन आगे 2 महीने के लिए तो ये कन्फर्म है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। ये कानूनी कार्रवाई करती कैसे थी? पहले तो ये कानूनी कार्रवाई करने की बजाय बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करते हैं, इन्होंने जो अपने रिकवरी एजेंट हायर किए हुए हैं, वो अपशब्द बोलते हैं, लोगों को फोन पे गाली गलौज करते हैं, उनके घर आ जाते हैं, इवन यहां तक भी बोलते हैं कि हम आपके घर के बाहर पोस्टर लगा देंगे। आपने ध्यान किया होगा, आपने अगर कोई लोन लिया है, चाहे आपने 10,000 रुपए का कोई मोबाइल का लोन लिया है किसी एनबीएफसी कंपनी से, चाहे 10 लाख का लिया, चाहे 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो वो जब आप लोन लेते हैं तो वो 2 मोबाइल नंबर और किसी अननोन आदमियों के, आपका नंबर तो लेते ही लेते हैं, 2 अननोन आदमियों के जो आपके नोन है, उन आदमियों के भी वो नंबर आपसे लेते हैं। उस टाइम जब कोई भी लोन करवाता है, उसको ये समझ में नहीं आती कि 2 मोबाइल नंबर और किस लिए हमारे से ले रहे हैं। वो इसलिए लेते हैं कि वो उसको ये पता है कि ये जो आदमियों के 2 आदमियों के और मोबाइल नंबर दे रहा है, ये इसके कोई नॉन है, कोई जानकार है, यार प्यारे रिश्तेदार इसके हैं।
तो वो कंपनी या बैंक क्या करता है, उन दोनों फोनों पे भी फोन करके उनको भी बता देता है और आगे 10 आदमियों को और आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को बता देता है कि इस आदमी ने मेरे से लोन लिया था और ये जानबूझ के फ्रॉड कर रहा है, जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहा है। वो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को डाउन कर देता है इस तरीके से। उसके अलावा वो क्या करते हैं, फोन करते हैं, आपके घर आ जाते हैं, आपकी नहीं हो घर पे, आपकी वाइफ को, बीवी बच्चों को परेशान करते हैं। इस तरह से भी मेरे देखने में आया। ऐसे बोलते हैं कि हम यहाँ पे पोस्टर लगा देंगे आपके घर के बाहर कि आपने लोन नहीं दिया है। तो इस तरीके से मेंटली हरासमेंट करते हैं जिसने ग्राहक ने फोन लिया, न उनसे फोन लिया या किसी भी तरह का लोन लिया है। अब सवाल यह है, अगर किसी आदमी ने बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है तो वो चोर तो है नहीं, चोरों को तो ये लोन देते नहीं। इनका उसका सिविल चेक किया होगा, उसका हर चीज का रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट देखी होगी, कोई जॉब करता होगा तो सैलरी स्लिप देखी होगी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी को वो सही लगा होगा तभी तो लोन दिया। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने लोन देके आपको खरीद लिया है। चाहे उन्हें भले 10 करोड़ रुपए का लोन दिया तो उसको खरीद थोड़ी लिया उस आदमी को। वो बोल तो रहा है कि दूंगा, कोविड-19 की वजह से अब वो अगर डाउन है तो वो उसकी फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल है तो वो बाद में दे देगा। वो ना तो नहीं कर रहा है, ना वो घर छोड़ के भागा है अपना। ये इस तरह से लोगों को गाली गलौज पे भी उतार हो जाता है। यहां तक भी मैंने सुना है कई बंदों को ये भी कहते हैं कि मैं तेरे को घर से आके ठा के ले जाऊंगा। ये कुछ नहीं कर सकते। चवन्नी छाप बदमाश इन्होंने हायर किए हुए हैं। ये पहले तो 8-10 हजार रुपए नौकर लगे हुए थे, आजकल ये कमीशन बेस पे लगे हुए हैं। 1% पे अगर आपने 10,000 रुपए कोई इनकी किस्त देनी है तो इनको 100 रुपए मिलेंगे सिर्फ, इसके अलावा इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए इनका भी ये टारगेट है, इनकी ये इनकम इनकी यही है। इनकी अपनी किस्त रुकी हुई है, ये अपने आप ही टाइट रहे हैं। ये अपनी किस्त भरने के लिए हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपके साथ ये आपसे बद बोले, गाली गलौज करें, इनकी रिकॉर्डिंग करके आप किसी भी स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, सारे देश में किसी भी स्टेट से आप इनकी सीधी डीजीपी की हेल्पलाइन पे जाके उस पे इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दीजिए, इनका पर्चा दर्ज होएगा। जो ये रिकवरी एजेंट आप शब्द बोलते हैं और मरने मराने पर उतार हो जाते हैं, इनका पर्चा तुरंत प्रभाव से दर्ज होएगा। अब दिक्कत परेशानी का आती थी जब वो कोई ऐसा दबंग आदमी इनको सामने मिल गया जो इनसे डर नहीं रहा है, इनके दाबे में नहीं आ रहा है, तो फिर ये ऑफिशियली कार्रवाई हमारे ऊपर कर सकते हैं। या जिस भी आदमी ने लोन लिया है उसके ऊपर बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसके ऊपर 138 नेगोशिएबल एक्ट का केस उसके ऊपर फाइल कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि चाहे इन्होंने 10,000 का लोन दिया है, 1 लाख का दिया, 10 लाख का दिया, चाहे 10 करोड़ रुपए का लोन दिया है, इन्होंने जिसको लोन दिया है उससे एक चेक ले रखा है। ज्यादातर ब्लैंक चेक लेते हैं, नहीं तो इन्होंने अमाउंट भरा हुआ है। कई बैंक के एनबीएफसी कंपनियां 3 चेक भी लेते हैं, एज ए सिक्योरिटी बोलते हैं उसको। शुरू में पार्टी को इस बात का नहीं पता होता, लेकिन एक चेक तो सबने लिया। एक चेक के बाद तो बगैर तो किसी ने उसको लोन दिया ही नहीं है। उस टाइम उसको जरूरत थी आम पब्लिक को, उसने ले लिया, उसको ये ध्यान नहीं था कि ये ऐसा करेंगे। ये क्या कर सकते हैं 138 में, जिस आदमी ने इनका लोन लिया है, पहले तो उन्हीं चवन्नी छाप बदमाशों को भेजते हैं। पहले तो इनका तरीका फार्मूला 44 यही है कि आसानी से मेरे पैसे निकल आए, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद फिर टाइम ज्यादा लग जाता है। क्योंकि ये 3 करोड़ 6 लाख केस हमारे देश में ऑलरेडी चले हुए हैं और एक केस फिर और चल जाएगा, तो उसमें बैंक या एनबीएफसी कंपनी का पैसा फंस जाता है और वो काफी लंबे टाइम के लिए फंसा रहता है। तो ये सबसे पहले तो यही जो रिकवरी एजेंट है, इनके द्वारा ही पैसे हमारे से निकालने की सोचते हैं। आप इनकी डीजीपी साहब की साइट पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और या उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी की साइट पे भी उसका एम्प्लॉय कोड लेके उसका जो वो आपको फोन करके परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है, उसकी कंप्लेंट वहां भी कर सकते हैं। वो टर्मिनेट भी हो जाएगा और फ्यूचर में वो आपको तंग भी नहीं करेगा। अब सवाल ये आता है कि फिर भी अगर पैसे नहीं दिए तो ये 138 क्या कहता है, जो 138 जो है धारा सीआरपीसी की, वो ये कहती है कि जिस भी आदमी का चेक बाउंस हो गया उसके खिलाफ पर्चा तो नहीं दर्ज होगा, लेकिन उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा कोर्ट में। और जो ये 138 का जो केस है, इसकी 2 तरह की तासीर है। ये सिविल भी है और फौजदारी भी है, दोनों तरह का है। ये दीवानी का भी है, फौजदारी का भी है, सिविल का भी है और क्रिमिनल का भी है। इसकी दोनों तासीर है।
अगर किसी के ऊपर 138 का मुकदमा दर्ज हो गया, सबसे पहले उसको जमानत करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिमिनल की भी श्रेणी में आता है और सिविल की भी श्रेणी में आता है। सबसे पहले जानने योग्य ये बात है, चाहे आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है, क्योंकि अभी आपने उसको चेक दे रखा है, चाहे आपके अभी 2,000 रुपए देने आपने उसके रहे हैं, लेकिन वो आपके ऊपर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड कर सकता है 138 का। उसमें आपको कोर्ट से जमानत करवानी पड़ेगी। जमानत तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन वो जमानत करवानी जरूर पड़ेगी और उसके बाद तारीखों पे आपको पेश होना पड़ेगा। और 138 में अगर, क्योंकि वो चेक तो बाउंस हुआ है, ये तो 100% कन्फर्म है, तो माननीय कोर्ट के द्वारा इसमें 2 साल की सजा, जेल की सजा हो सकती है या 100% तक जुर्माना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 रुपए का चेक है तो 20,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। 10 लाख का है तो 20 लाख रुपए तक की भी पेनल्टी कोर्ट उसके ऊपर लगा सकता है, या दोनों चीज भी लगा सकता है। 2 साल की जेल भी कर सकता है और पेनल्टी भी लगा सकता है। आजकल तो ये नियम और भी सख्त हो गए हैं। किसी के ऊपर भी अगर कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होता है, जितने का उसने चेक दिया है उसका 20% अमाउंट कोर्ट में जमा करवाना पड़ता है। अगर वो नहीं करवाएगा तो शुरू में ही उसकी पनिशमेंट हो जाएगी। ये 138 का हथियार बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास है, जो कि अब इनका हथियार खोज के जो ये कानून बना है, इसके द्वारा इनका ये 138 का हथियार इनसे खोज लिया गया है और इनके हाथ पीछे बांध दिए गए हैं। अब ये कुछ नहीं कर सकते जब तक ये वाला एक्ट लागू रहेगा। कितने टाइम तक रहेगा? जो अभी ये कानून बना है, जब तक ये लागू रहेगा, ये आपके ऊपर 138 का केस नहीं कर सकते या सिविल सूट भी कोई फाइल नहीं कर सकते। रिकवरी का, भाई किसी ने मकान का लोन नहीं दिया तो ये वो केस उसके ऊपर फाइल नहीं कर सकते कि भाई हम इसका मकान, हमें इसकी कुर्की करेंगे, इसकी हम अपना पैसा ऑक्शन करके हम अपना पैसा लेंगे। अगर जितना भी लॉकडाउन का ड्यूरेशन है, ये जो 6 महीने गए हैं, चाहे आपने 6 महीने की किस्त ना दी हो, चाहे आपने इस 1 महीने की भी किस्त ना दी हो, और किसी वजह से भगवान ना करे अगर आपके पास अगले महीने की भी किस्त देने के लिए नहीं है, तो भी आपके ऊपर ये किसी भी तरह का केस फाइल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो ये एक्ट नया बना है, जो नया कानून आया, ये बैंक और एनबीएफसी कंपनियों के हाथ बांधने के लिए आया है। तो अब क्या हुआ है, अब जो है 28 सितंबर को, इसी 28 सितंबर को, आज 23 तारीख है, आने वाले 5 दिन के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा मोराटोरियम के ऊपर कि मोराटोरियम को बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर तो मोराटोरियम सबको ही बढ़ाना पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा, वो सबके लिए कंपलसरी होगा, उसके अकॉर्डिंग ही सबको चलना पड़ेगा। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आएगा वो सबको मान्य होगा, सारे भारतवर्ष में वो लागू हो जाएगा। और उसमें 2 तरह की और रेट गई हुई है। एक तो जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाया है बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों ने, उसको माफ करने के लिए रियायत याचिका लगी हुई है। और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माननीय श्रीमती सीतारमण जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक 3 सदस्यीय कमेटी बैठाई थी, जो कि इस बारे में सारी रिसर्च करके 1 हफ्ते में उन्होंने अपनी रिपोर्ट देनी थी। उन्होंने रिपोर्ट श्रीमती सीतारमण को दे दिया, जो कि रिपोर्ट के हवाले से जो कि ये कहा गया है कि लोगों के ऊपर ब्याज, जो चक्रवर्ती ब्याज है, उसको वापस ले लिया जाए। अगर उसको वापस लेते हैं तो सारे देश में जो लोन है उसके ऊपर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को घाटा पड़ेगा। तो उनके द्वारा ये रिकमेंड किया गया है कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए का भार जो है, ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ऊपर न डाल के इसको सरकार वहन करे, केंद्र सरकार वहन करे या कोई भी सरकार उसको वहन करे, इनके ऊपर ना डाला जाए। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनियों की पहले ही कोविड-19 की वजह से उनकी भी कमर टूट चुकी है। क्योंकि बहुत से आदमियों ने मोराटोरियम ले लिया, पैसा नहीं रहा, पैसा तो वही पैसा है वो जो घूमता है, मेरे को लोन दिया, मैंने किस्त दी, आपको लोन दे दिया, आपने किस्त दी, उसको दे दिया, उसको दे, ऐसे सर्कल में पैसा वो घूमता रहता है। अब उनका वो पैसा आ नहीं रहा है, वो ब्याज तो ले रहे हैं, लेकिन आज की डेट में तो ब्याज भी नहीं मिल रहा है और मूल भी नहीं मिल रहा है। अगर 20,000 करोड़ रुपए का उनके ऊपर वो भार डाल दिया गया तो वो बिल्कुल मरने की कगार पे बैंक और एनबीएफसी कंपनियां पहुंच जाएंगे। सरकार, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा
ऐसा काम करेगी, उनका उधर से इस ऐसा सुझाव आ भी गया है 3 सदस्यीय कमेटी की तरफ से। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को भी समझ में आ गया है कि लोगों को मोरेटोरियम और देना पड़ेगा। एसबीआई को तो जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी एसबीआई की और एचडीएफसी की, एसबीआई ने तो अलाउड कर दिया है मोरेटोरियम पीरियड। अगर किसी का भी किसी भी तरह का बैंक पे लोन है, होम लोन, पर्सनल लोन, गाड़ी का लोन या लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, किसी भी तरह का अगर बिजनेस लोन और भी बहुत से तरह के लोन होते हैं, किसी भी तरह का लोन अगर आपका एसबीआई के पास चला हुआ है तो आप उसको या तो लोन को रिस्ट्रक्चर करवा सकते हैं या आप उसको मोरेटोरियम ले सकते हैं। मोरेटोरियम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने और 24 महीने, इनमें से आप कोई भी टाइम ड्यूरेशन के लिए अपना मोरेटोरियम को बढ़ा सकते हैं। वो बैंक को देखना है कि वो बढ़ाएगा क्या नहीं बढ़ाएगा, बैंक अपने विवेक पे निर्णय लेगा। इसमें एक देखने और समझने योग्य ये बात है, अगर आप 9 महीने के लिए मोरेटोरियम लेना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको सिर्फ 3 महीने के लिए मोरेटोरियम मिलेगा, क्योंकि वो 6 महीने अगर आपने पहले ले लिया है 6 महीने, अब आप अप्लाई करते हैं 9 महीने के लिए तो वो 6 महीने उसमें से लेस कर देंगे। अगर आपने पहले 3 महीने के लिए लिया है और आपको 9 महीने के लिए मिलेगा तो आपको 6 महीने के लिए अप्रूवल मिलेगी, 3 महीने उसमें से लेस कर देंगे। वो बोलेंगे कि भैया आपने तो मोरेटोरियम पहले ही ले लिया। सिर्फ क्रेडिट कार्ड के ऊपर मोरेटोरियम लागू नहीं किया एसबीआई ने, उसमें आप अपनी इंस्टॉलमेंट बनवा सकते हैं बैंक से रिक्वेस्ट करके, या आपने कोई मुद्रा ऋण लिया है, एमएसएमई का ऋण कोई आपके ऊपर है जो वो क्योंकि कॉर्पोरेट लोन के अंदर आता है, उसमें आप ऑनलाइन, इसमें तो आप ऑनलाइन भी मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक आ जाएगा, वहां पे जाके एसबीआई का तो ओपन भी हो गया है। अगर आपको एसबीआई के कोई आपके पास लोन है, आप उसका मोरेटोरियम लेना चाहते हैं, आपको सिर्फ उसमें अपना लोन नंबर डालना है और जितने भी आपके पैन कार्ड का डाल दोगे नंबर, उसमें आपका जितना भी लोन होंगे वो सारा उसमें शो हो जाएगा और बैंक आपको बता देगा कि कितने टाइम के लिए मोरेटोरियम बैंक आपको दे सकता है या रिस्ट्रक्चर दे सकता है। लेकिन आपने अगर मुद्रा लोन लिया है तो आपको ऑनलाइन उसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी, वो ऑफलाइन ही आपको बैंक में जाके रिटर्न में कंप्लेंट देके वो अपनी एप्लीकेशन देके वहां पे वो अपना अप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो बैंक की मर्जी है कि वो देगा कि नहीं देगा। ऐसे ही एचडीएफसी ने भी ओपन कर दिया है, एचडीएफसी का ने भी अलाउड कर दिया है, लेकिन अभी ओपन नहीं हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि 1-2 दिन के अंदर वहां पे भी ओपन हो जाएगा। वहां पे भी आप किसी भी तरह का ऋण जो अगर आपके ऊपर है, आप मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब जो एसबीआई है वो सारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है और जो एचडीएफसी है वो सारे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अब एक तीसरे बैंक ने भी ऑफर कर दिया है जिसका नाम पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सारे देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। उसने भी ऑफर कर दिया मोरेटोरियम के और रिस्ट्रक्चर की भी उन्होंने ऑफर कर दिया। उनका भी कुछ टाइम के बाद ये ओपन हो जाएगा। मुझे लग रहा है राम राम से सारे बैंक करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मजबूरी भी है। ये आपका फायदा नहीं करना चाहते, लेकिन ये अपना फायदा जरूर करना चाहते हैं। इनका फायदा इसमें ही है कि मोरेटोरियम को बढ़ा दिया जाए या लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया जाए, नहीं तो इनके एनपीए खाते बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट्टे खाते में बहुत ज्यादा पैसा चला जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं है। अब ये कितना मर्जी उनके ऊपर दबाव डालते रहो, उसमें ये क्या करेंगे, आपसे आपकी अगर फाइनेंशियल स्थिति डावाडोल है, किसी वजह से बिजनेस व्यापार काम धंधा कम हो गया है, तो आपसे उसका प्रूफ लेंगे। जैसे आपके पास करंट अकाउंट है तो उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, भाई कोविड-19 के पहले कितने लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी, अब कितने की हो रही है। अगर आपकी जॉब चली गई है तो उसका प्रूफ मांगेगा बैंक। अगर आपकी सैलरी आधी हो गई है, अगर आपकी कैश मिल रही थी फिर तो कोई वो प्रूफ ही नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी अकाउंट में आती थी और अब आधी आने लग गई है तो वो बैंक उसको कंसीडर करेगा। लेकिन ये सपोर्टिंग प्रूफ है। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अप्रूवल दे सकती है। अभी एनबीएफसी कंपनियों ने किसी ने अलाउड नहीं किया है मोरेटोरियम के लिए
वो मेरे ख्याल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे शादी में फूफा नाराज होके बैठ जाता है, मुंह फुला के बैठ जाता है, उसकी इतनी पूछ नहीं होती, क्योंकि वो उस घर का जमाई तो होता है, बेटेऊ तो होता है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका होता है, उसका शादी को 20, 25, 30 साल हो चुके होते हैं, और उस घर में नए जमाई आ जाते हैं तो वो उनकी आवा भगत ज्यादा होती है, उसकी पूछ कम होती है। तो वो ब्याह शादी के टाइम पे जब उसकी पूछ कम होती है तो वो साइड में मुंह फुला के बैठ जाता है, लेकिन जब बारात चढ़ने लगती है तो वो ये देखता है यार इनकी बुई तो चली गई, शादी में बारात में चढ़ के दूसरी गाड़ी में बैठ के चली गई। अब उसके बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो अपनी गाड़ी उठा के अपने घर आ जाए या वो भी बारात में चला जाए। ज्यादातर मेरे देखने में आता है वो फुफड़ जो नाराज होता है वो भी बारात में चला ही जाता है, सोचता है यार अब और भी बेइज्जती होगी, लोगों को पता लग जाएगा यार ये तो किसी ने मनाया ही नहीं, तो वो भी बेचारा अपना मन मार के। ऐसे ही एनबीएफसी कंपनियां भी अभी मुंह फुला के बैठी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से सारे बैंक आराम आराम से 3 बैंक आ गए हैं और भी बैंक पाइपलाइन में है, वो भी अपनी गाइडलाइंस इशू करने वाले हैं बाद में। वैसे तो 28 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाएंगे, अगर मोरेटोरियम के बारे में भी आ गए तो फिर तो 100% लागू करना पड़ेगा, और नहीं भी आए तो मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा, चाहे वो एनबीएफसी कंपनियां हो चाहे वो ऑनलाइन लोन देने वाले हो। मुझे लगता है कि ये भी मोरेटोरियम देंगे, आज नहीं देंगे तो 10 दिन के बाद देंगे, इनकी मजबूरी है। ये फुफ्फड़ की तरह बेचारे कब तक अपना मुंह फुला के बैठे रहेंगे, आखिर बिजनेस व्यापार काम धंधा तो इनको भी करना है। इसमें देखने और समझने योग्य एक बात यह है कि अगर आपने लोन ले रखा था, आपको मार्च से पहले, मार्च 2000 से पहले आपका लोन डिफॉल्ट हुआ था या आपकी किस्तें नहीं जा रही थी या आपका एनपीए में डाला हुआ था, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप ना तो आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी मोरेटोरियम आपका बढ़ाएगी, ना ही लोन रिस्ट्रक्चर करेगी। हो सकता है कर दे, पर 99% चांस है कि वो नहीं करेगी। और एक तरह का लोन और रिस्ट्रक्चर और मोरेटोरियम उसको नहीं मिल सकता, जो कि 25 मार्च 2020 के बाद, यानी लॉकडाउन के बाद जो किसी आदमी ने किसी तरह का कोई लोन लिया है और वो उसमें अप्लाई करना चाहे, वो मोरेटोरियम लेना चाहे, तो उसको भी कोई भी बैंक आज की डेट में उसको अलाउ नहीं कर रहा है, उसको मोरेटोरियम नहीं दे रहा है। बैंक के साथ या एनबीएफसी कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट तो होता है, ये तो बात मानने की है। वो 138 में केस कर सकते हैं, वहां पे तो अब उनके हाथ बंद गए हैं, या किसी भी तरह का वो एक्शन ले सकते थे, लेकिन अब नहीं ले सकते। हमारा एक एग्रीमेंट तो होता है, लेकिन वो एग्रीमेंट ये नहीं है कि मान लो मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से पैसा लिया और वो उसमें उसने 1000 शर्तें लिखी रहती है, उनको कोई पढ़ता नहीं और ना ही उनको कोई पढ़ सकता है, क्योंकि वो इतने छोटे छोटे महीन शब्दों में लिखा रहता है। मुझे तो लगता है शायद वो लेंस से शायद पढ़े जाएंगे, मुझे वो किसी चश्मे से पढ़ने वाले शब्द नहीं लगते, तो आम आदमी उनको नहीं पढ़ता है। लेकिन उनमें सारी उस कंपनी या एनबीएफसी या बैंक के हक की बातें लिखी रहती है, लेकिन उसमें ऐसा कोई क्लोज नहीं होता। ऐसा जो अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा वो कानून के दायरे में रह के एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि अगर मुझे पैसे की जरूरत है और उसमें मैं बोलूं उनको भाई साहब 31 दिसंबर तक मैं आपके पैसे दे दूंगा, मुझे 25 लाख रुपए आप दे दो। उन्होंने मुझे 25 लाख रुपए दे दिए और उसमें शर्त लिख दी कि भाई 31 दिसंबर तक अगर मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं आपकी टांग काट दूंगा। ऐसी कोई शर्त अगर उसमें लिख भी दी और मैंने, क्योंकि मुझे मजबूरी थी, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने कहा ठीक है भाई काट दियो भाई, दे दे भाई पैसे। अब मैंने ले लिया, 31 दिसंबर आ गया और वो मुझसे वो किसी कारण से वो पैसा उनका नहीं दिया गया, अगर उन्होंने मेरी टांग काट दी तो वो लीगल नहीं है। मैं उनकी थाने में, चौकी में, जहां भी वो पास में लगता हो वहां पे उनका पर्चा दर्ज करवाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि वो एग्रीमेंट लेके आ जाए और वो एग्रीमेंट दिखाएं उस थानेदार को, जो भी आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसको दिखाएं कि सर इसने तो ये एग्रीमेंट कर रखा है मेरे साथ, इसने तो मुझे लिख के दे रखा है कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरी टांग तोड़ दियो या काट दियो। ऐसा नहीं है, जो भी कोई एग्रीमेंट होगा वो कानून के दायरे में ही होता है। हमने जो किसी भी आदमी ने कोई भी लोन लिया उसने सिर्फ वो ही एग्रीमेंट में वो ही बातें लिखी हुई है। जिस तरीके से 138 का केस कर सकते हैं या आपकी रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं। जो इसमें एक और बात है, जो एसबीआई ने
कारों के गाड़ियों के लोन के ऊपर जो मोरेटोरियम का ऑफर दिया है वो कमर्शियल वाहनों के ऊपर नहीं दिया। जो किसी ने पर्सनल गाड़ी खरीद रखी है, मतलब जो पीले रंग की जिसकी प्लेट होती है सामान्य बोलचाल की भाषा में, जिसको कमर्शियल यूज करते हैं लोग, उसके ऊपर मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चर का भी कोई ऑफर नहीं आया। हाँ, आपकी कोई पर्सनल गाड़ी है, आप उसको पर्सनल यूज करते हैं, उस पे आप मोरेटोरियम या रिस्ट्रक्चर लेना चाहें तो आप इजिली ले सकते हैं। अब कुछ टाइम के बाद ये सारों में ही आ जाएगा, तो आपको इतनी ज्यादा मानसिक परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई एजेंट तंग कर रहा है, रिकवरी एजेंट, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, आप उनका पर्चा दर्ज करवा दो और अब आपके साथ कोई लीगल कानूनी कार्रवाई अगले 2 महीने में कोई नहीं कर सकता। और मुझे लगता है सरकार ये कानून तो बन चुका है, इसको 1-2 साल तक के लिए लागू करेगी, करना भी चाहिए और लोगों की मजबूरी भी है, उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।